मित्रों नमस्कार। मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं हिंदी विषय के साथ। मित्रों आज से हिंदी शुरू कर रहे हैं और हिंदी विषय में यदि हिंदी विषय के बारे में चर्चा करें तो जितने भी एग्ज़ाम हैं पीछे देखिए लिखे हुए हैं MPTET, CTET, UPTET, MPSI, जेल प्रहरी, मतलब इन सब में हिंदी आती है। और हिंदी एक ऐसा विषय है जो इंटरेस्टिंग है। आप यदि पढ़ें उसे तो निश्चित तौर पे बहुत समझ में आएगा और बहुत मज़ा आएगा और सारे प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होके हिंदी पढ़ते हैं, बहुत आनंद की अनुभूति होगी आपको। हिंदी की शुरुआत आज से कर रहे हैं, आज पहला पीरियड है। आप सभी लोग हिंदी के साथ जुड़िएगा। और मेरा तो वैसे भी बहुत पसंदीदा विषय है, हिंदी के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है कि मेरा सरनेम है हरदेनिया। हिंदी में जो शब्द हैं हा, ना और दा, तो हिंदी पूरी हरदेनिया में समाहित है। हरदेनिया में भी हा, ना और दा ये वर्ण हैं उसमें, तो पूरी हिंदी हरदेनिया में समाहित है। तो मेरा सबसे पसंदीदा विषय है, इसलिए आप हिंदी को बेहतर पढ़ पाएंगे और मैं बेहतर आपको पढ़ा पाऊंगा। शुरुआत करते हैं। हिंदी में सबसे पहले जो पढ़ेंगे भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के बाद व्याकरण है, व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण ख़त्म होते ही पेडागॉजी पढ़ेंगे। आप लोग सब पेडागॉजी के लिए ज़्यादा आतुर हैं कि पेडागॉजी पढ़ाई जाए। मित्रों निश्चित तौर पे पढ़ाई जाएगी और ऐसी पेडागॉजी चाहे वो हिंदी में हो या संस्कृत में हो, दोनों में बहुत बेहतरीन तरीके से पेडागॉजी आपको पढ़ाई जाएगी। एक एक शब्द का अर्थ, और संस्कृत की पेडागॉजी ध्यान रखिए मित्रों, संस्कृत में ही पढ़ाई जाएगी। क्योंकि आपके मार्केट में आपने देखे होंगे कि जो भी पुस्तकें हैं प्रायः पुस्तकों में ये देखा गया है कि हिंदी में पेडागॉजी है, लेकिन संस्कृत की पेडागॉजी संस्कृत में पढ़ाई जाएगी और हिंदी की पेडागॉजी हिंदी में पढ़ाई जाएगी। आप जुड़े रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। आज की शुरुआत करते हैं एक नए विषय के साथ। हिंदी को आप पढ़िएगा। और यदि मित्रों MPSI की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि SI हिंदी ही बनाती है। अगर हिंदी आप नहीं पढ़ते हैं या हिंदी का ज्ञान आपको नहीं है तो SI का सपना छोड़ दीजिए आप। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, अनुभव कह रहा है, क्योंकि 13 SI हैं मेरे पढ़ाए हुए जो बिल्कुल मुझे प्रमाण पत्र दे देंगे लिख के कि नहीं सर आपके कारण सिलेक्शन हुआ है। 2009 से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था और अभी तक 13 SI बन पाए हैं, जिसमें से 7 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। तो उन्होंने ये देखा कि हिंदी में उनकी बहुत अच्छी पकड़ बन गई थी, हिंदी में बहुत अच्छी कमांड आ गई थी। और हिंदी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 68 मतलब 65 के ऊपर तो लगभग सभी ने प्राप्त किए। तो 65 के ऊपर, क्योंकि 70 नंबर की हिंदी आती है। 2 पेपर होते हैं SI में, एक GS का होता है, उसमें बहुत सारे विषय होते हैं, गणित भी है, भूगोल भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, राजनीति है, मतलब इतिहास भी है, बहुत सारे विषय होते हैं। और एक पेपर होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश होती है। इंग्लिश 30 नंबर की होती है मित्रों और हिंदी उसमें 70 नंबर की होती है। तो अगर इंग्लिश भी बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इंग्लिश का छोटा सा सिलेबस है, अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो 30 नंबर में आप बड़े आराम से 20 नंबर या 25 नंबर ला सकते हैं। और मित्रों हिंदी बहुत आसान है पढ़ना, क्योंकि अपनी मातृभाषा है, अपने देश की भाषा है। तो जब हिंदी आप पढ़ेंगे तो मेरा ये मानना है कि 70 नंबर की हिंदी अगर आती है और बहुत बेहतर हम हिंदी को पढ़ लेते हैं तो 65 से 70 के बीच नंबर आ जाते हैं, बड़े आराम से आ जाते हैं। तो 65-70 नंबर, अगर 65 भी यहाँ आ गए और इंग्लिश में 25 भी आ गए या 20 भी आ गए तो ये पेपर आपका 85-90 नंबर का बन जाता है। और GS का इतना विशाल सिलेबस है जो दूसरा पेपर है कि हर पुस्तक बहुत ज़्यादा हैं। इतिहास की देखें, चाहे भूगोल की देखें, चाहे जो यूनिक की किताबें देखें आप कितनी मोटी मोटी हैं इतिहास की। तो आप बहुत ज़्यादा चाहे जितना ज़्यादा प्रयास करें, GS वाला पेपर मुश्किल है कि 70-75 नंबर का जा पाता है। और मित्रों अगर 70-75 का ये चला गया और 85-90 का ये पेपर चला गया, इतने में तो आप SI बन जाते हैं। तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी मेरा पसंदीदा विषय है, दिलचस्प विषय है, तो आप लोग पढ़िएगा। शुरू करते हैं भाषा।
चूंकि ये एक भाषा है तो सबसे पहले भाषा से ही शुरू करेंगे। मित्रों, भाषा शब्द बना कैसे? ध्यान रखिएगा कि जितनी भी शब्द हैं या जितने भी शब्दों का निर्माण हुआ है वो 3 या 4 प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। भाषा विज्ञान नाम की पुस्तक है। भाषा विज्ञान जो पुस्तक है उसमें ये लिखा गया है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है। तो मित्रों, बहुत सारे शब्द क्षरण से बने हैं। ये क्षरण क्या है? जैसे स्टेशन, स्टेशन शब्द है और स्टेशन से इस शब्द का क्षरण हो गया और टेशन टेशन चलने लगा। आज बहुत सारे रेलवे स्टेशन के पास देखें, तांगा और टैक्सी वाले टेशन टेशन चिल्लाते हैं, टेशन टेशन टेशन। ये तो अंग्रेजी शब्द की बात हुई। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में भी खूब क्षरित होकर बने हैं। जैसे ग्वालियर का सहस्त्रबाहु मंदिर, तो जो सहस्त्रबाहु शब्द है उसका क्षरण हुआ सहस्त्रबाहु, शास्त्रबाहु, शास्त्रबाहु, सासबाहु और वर्तमान सासबाहु हो गया। मतलब सहस्त्रबाहु शब्द घिसते 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 सासबाहु हो गया और सहस्त्रबाहु मंदिर को आज हम सासबाहु का मंदिर कहने लगे। उसके लिए दंतक कथाएं प्रचलित हो गई। आप ग्वालियर में जाएं और पूछें किसी से एड्रेस कि सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ है, कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन आप कहीं भी पूछ लें ग्वालियर में कि सासबाहु का मंदिर कहाँ है तो सब बता देंगे। और दंतक कथाएं प्रचलित हो गई मित्रों कि एक सास थी, एक बहू थी, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। सहस्त्रबाहु शब्द का क्षरण होकर सासबाहु शब्द बन गया और वो प्रचलन में आ गया। इस तरह से शब्दों की उत्पत्ति होती है। बहुत सारे शब्दों की उत्पत्ति मित्रों धातुओं से हुई है। धातु संस्कृत में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि धातुएं लगभग 1880 हैं। कुछ किताबें लगभग 2000 कह रही हैं, कुछ किताबें 1800 कह रही हैं। लेकिन मित्रों, जो मैंने जानकारी जुटा पाई है तो इनकी संख्या 1880 मिली। तो 1880 धातुओं से ही बहुत सारे शब्दों का निर्माण हुआ है। जैसे ये भाषा शब्द है तो भाषा शब्द की उत्पत्ति धातु से ही हुई है। कौन सी धातु है ऐसी? तो मित्रों भास धातु है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। ये धातु होती है। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। 1880 है, उनमें से है ये भास धातु। बहुत सी धातु होती है मित्रों, क्रि धातु, पठ धातु, सास धातु। आपने सास शब्द सुना होगा, जैसे अभी सास बहू का मंदिर बताया। तो सास शब्द क्या है? सास एक धातु है। सास शब्द का अर्थ होता है शिक्षा देना, जो आपके घर में भी होती है सास, और सास बहू में बिल्कुल नहीं बनती है, यूं रहती बिल्कुल। क्यों रहती है? क्योंकि सास एक धातु है और सास शब्द का अर्थ होता है शिक्षा देना। तो सास क्या करती है कि शिक्षा देती रहती है बहू को, और बहू पहले से शिक्षित आती है, उसकी शिक्षा उसको पसंद नहीं आती है, इसलिए वो सास को पसंद नहीं करती है। तो प्रायः देखा गया है कि सास बहू में नहीं बनती है। और ना बनने का एक कारण और भी है मित्रों, आपको बता दें। चूंकि जो सास होती है वो भूत को खींचकर वर्तमान में लाना चाहती है। भूत कि जब हम बहू थे तो ऐसा होता था, तो हम भी वही अपनी बहू से अपेक्षा रखते हैं। तो सास जो होती है वो भूत को खींचकर वर्तमान में लाना चाहती है, और जो बहू होती है वो भी वर्तमान में नहीं रहती, वो भविष्य को खींचकर वर्तमान में लाना चाहती है कि हम तो अभी कर रहे जितने 2-4 दिन, आगे तो हमारा ऐसा है प्लान, आगे हम ऐसा करेंगे, हमें तो ऐसा रहना है। मतलब भविष्य को खींचकर वो वर्तमान में लाना चाहते हैं। तो इसलिए भी थोड़ा जो है मानसिक टकराव है, सोच के कारण ऐसा होता है। आपको लग रहा होगा कि सर के घर में अच्छी मचती, तो मित्रों ध्यान रखिए हमारे घर में नहीं मचती है। ठीक है, शब्दों की उत्पत्ति बता रहा हूँ मैं कैसे होती है। तो भास मतलब होता है कहना और ब्रू मतलब होता है बोलना। ध्यान रखिएगा, भास मतलब कहना और ब्रू मतलब बोलना। ब्रूयात शब्द आपने संस्कृत में सुना होगा। तो ब्रू मतलब बोलना और भास मतलब कहना। तो भास धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो संकुचन से, जिसको अर्थ संकोच बोला गया है, जो भाषा विज्ञान है उसमें अर्थ परिवर्तन की दशाएं नाम का एक टॉपिक है।
तो अर्थ परिवर्तन की दशाओं में फिर नीचे हेडिंग लिखी हुई है, अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार। तो अर्थ संकोच क्या है और अर्थ विस्तार क्या है, और उसमें तीसरी हेडिंग है एक वर्ण विपर्य। वर्ण विपर्य क्या है और क्षरण क्या है, 4 प्रकार से बताए हैं उन्होंने। तो वर्ण विपर्य मतलब जो उल्टा होकर बने, जैसे रस शब्द की उत्पत्ति है। मित्रों हिंदी में आपने खूब रस पढ़ा होगा, तो रस शब्द की उत्पत्ति सर शब्द से हुई है, सरोवर, सर शब्द से। लेकिन कैसे हुई, वर्ण विपर्य से हुई, इनका उल्टा हो गया, सर का रस हो गया, इस तरह से रस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो बहुत सारे शब्द वर्ण विपर्य से बनते हैं। मित्रों अब अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार की बात करें तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अर्थ विस्तार से बने हैं। अर्थ विस्तार क्या है, अर्थ संकोच क्या है। जैसे ग्लास शब्द आपने सुना होगा, ग्लास मीन्स कांच होता है, ग्लास मीन्स कांच, और ग्लास शब्द का मतलब जो कांच के बर्तन होते थे सिर्फ उन्हीं पात्रों को ग्लास कहा जाता था। लेकिन अब चाहे स्टील का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे डिस्पोजल हो, चाहे प्लास्टिक हो, हम सबको ग्लास कहने लगे। तो क्या हुआ, अर्थ विस्तार हुआ, उसका विस्तृत अर्थ में प्रयोग होने लगा। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे अर्थ परिवर्तित हुए, उनका विस्तार हुआ। जैसे हरा शब्द है, तो हरी सब्ज, सब्ज सुना होगा मित्रों आपने, सब्जी जिसको बोलते हैं। तो सब्ज शब्द का अर्थ होता है हरा, मतलब हरी तरकारी को ही हम सब्जी बोल सकते हैं। लेकिन आज हम आलू को भी सब्जी बोल रहे हैं, आज हम टमाटर को भी सब्जी बोल रहे हैं। बल्कि जो सब्ज शब्द है, सब्ज शब्द का अर्थ होता है हरा या हरी। तो मित्रों समझ में आया होगा आपको इसका अर्थ विस्तार हुआ। क्या हुआ, अर्थ विस्तार, क्योंकि विस्तृत शब्द में लेने लगे। मूली हो, गाजर हो, टमाटर हो, आलू हो, सबको हम सब्ज कहने लगे, तो अर्थ विस्तार हो गया। मृग शब्द है, मृग, इसका अर्थ संकोच हुआ है। मृग मीन्स, वास्तव में मृग शब्द का जो अर्थ है वो मित्रों पशु होता है। लेकिन आज की स्थिति में मृग मीन्स हम हिरण समझते हैं, हिरण का पर्यायवाची मृग हो गया। बल्कि मृग पहले सभी पशुओं को कहा जाता था और आज एक पशु तक सीमित हो गया, तो इसका अर्थ संकुचन हुआ, अर्थ संकोच हुआ। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, जैसे अर्थ विस्तार में लें तो तेल शब्द है, तेल, इसका अर्थ विस्तार हुआ है। सिर्फ तिल के रस को तेल बोलते थे, आज चाहे सरसों का हो, चाहे मूंगफली का हो, चाहे सोयाबीन का हो, सबको हम तेल बोलने लगे, तेल या तेल। तो इसका अर्थ विस्तार हुआ। लेकिन मृग शब्द का अर्थ संकोच हुआ, क्योंकि हम पहले बहुत सारे या सभी पशुओं को मृग बोलते थे, आज एक पशु तक हम सीमित हो गए, उसे हम मृग बोलने लगे। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मित्रों जब जानकी जी का हरण हो जाता है तो वहाँ श्री रामचंद्र जी की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, ढूंढते फिर रहे थे जानकी जी को। और जब मानसिक स्थिति सही नहीं होती है तो निर्जीव वस्तुओं से भी व्यक्ति बात करने लगता है। तो वहाँ राम जी क्या कह रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। इस चौपाई में मित्रों 2 बार मृग आया है। हे खग मृग, खग मीन्स पक्षियों, मृग मीन्स पशुओं, मधुकर श्रेणी, मधुकर मीन्स भौरा, श्रेणी मीन्स श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं। तो हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। फिर से मृग आया, लेकिन यहां मृग शब्द का अर्थ हिरण से है कि क्या तुमने मृग जैसे नेत्रों वाली सीता को देखा है। यहां सीता की विशेषता बताई गई है। कैसी सीता, मृग नैनी, मृग जैसे नेत्रों वाली, क्योंकि सुंदर नेत्र मृग के हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा कि पशुओं में या जो भी जीव हैं, जीवों में सबसे बड़े नेत्र मृग के होते हैं, और बड़े नेत्र जिसके भी होते हैं वो चेहरे में सुंदरता लाते हैं। इसीलिए नेत्रों की शोभा के लिए या नेत्रों का विशेषण या नेत्रों का उपमा, नेत्रों की उपमा मृग के नेत्रों से की जाती है।
इसीलिए सुंदर स्त्री को या अच्छे नेत्रों वाली स्त्री को मृगनयनी कहते हैं। तो मृग मीन्स पशु भी और मृग मीन्स हिरण भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई मृगनयनी कह दे तो ज़्यादा खुश ना होइएगा। जरूरी नहीं है कि वो हिरण जैसे नेत्रों वाली कह रहा हो सकता है कि आपके नेत्र पशुओं जैसे हैं, ढोरों जैसे हैं, तो आपको इतना खुश नहीं होना है मृगनयनी कहने पर। ठीक है, इस तरह से मित्रों अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच, वर्ण विपर्य और क्षरण। क्षरण का कौन सा उदाहरण? क्षरण का उदाहरण है मित्रों मंदिर का जो बताया, सास बहू का मंदिर या शास्त्र बाहु मंदिर, वो क्षरण का है। बहुत सारे शब्द तत्सम तद्भव से बन गए। तत्सम तद्भव से कैसे बन गए? जैसे हस्ती शब्द है, तो हस्ती शब्द का मतलब वास्तव में भारी होता है, भारी। अब समाज में हमें जो भी भारी भरकम दिखा उसको हम हस्ती हस्ती बोलने लगे और हस्ती का बिगड़ा रूप हाथी हो गया। उष्ट्र, उष्ट्र का वास्तविक अर्थ होता है ऊंचा, लेकिन आज हम एक विशेष प्राणी को ऊंट कहने लगे। जो हमें ऊंचा दिखा प्राणी उसको हम उष्ट्र कहने लगे, लेकिन उष्ट्र शब्द का वास्तविक अर्थ है मित्रों ऊंचा। तो एक शब्दार्थ होता है, एक भावार्थ होता है। तो जो उष्ट्र का अर्थ ऊंचा है वो मित्रों शब्दार्थ है, लेकिन उष्ट्र का मतलब जो ऊंट है वो भावार्थ है, क्योंकि हम ऐसा मानने लगे। लेकिन वास्तविकता अर्थ शब्द कैसे बने ये चर्चा कर रहे हैं हम आपके साथ। बहुत सारे शब्द और कैसे बनते हैं, जैसे पीपल शब्द सुना होगा आपने। पीपल का जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है पीपल का, तो मित्रों पीपल शब्द जो बना वो पिपीलिका से बना। पिपीलिका मीन्स होती है चींटी। तो जिस वृक्ष के नीचे सर्वाधिक चींटियां पाई जाएं उसे पीपल कहते हैं। पिपीलिका से पीपल शब्द की उत्पत्ति हुई। मित्रों आपने अपने समाज में देखा होगा कि मनोकामना पूर्ति के लिए खोखले नारियल में पंजीरी भर के, मतलब आटा और शक्कर मिला के उसमें भर के और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ते हैं लोग। तो पीपल के नीचे ही क्यों, शीशम के नीचे क्यों नहीं, सागौन के नीचे क्यों नहीं, बेरी के नीचे क्यों नहीं? क्योंकि मित्रों वो जो पंजीरी भरी जाती है वो चींटियों को चुनाने के लिए भरी जाती, और सबसे ज़्यादा चींटी, ये सर्वाधिक चींटियाँ पीपल के पेड़ के नीचे ही होती हैं, क्योंकि उसका लक्षण ही है कि जिस वृक्ष के नीचे सर्वाधिक चींटियाँ पाई जाएं वो पीपल है, क्योंकि चींटी पिपील का होता है और पिपील का शब्द से पीपल शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो मित्रों इस तरह से शब्दों की उत्पत्ति होती है। इस तरह से बहुत सारे शब्द बन गए हैं। भाषा जो शब्द बना वो भास धातु से बना। धातु कहाँ से आई? संस्कृत से आई, क्योंकि संस्कृत हमारी भाषाओं की जननी है, परिष्कृत है, परिनिष्ठ है, परिशुद्ध है, सनातन की भाषा है। तो संस्कृत से बहुत कुछ हमने ग्रहण किया हिंदी में, बहुत कुछ। ये नहीं कि केवल संस्कृत से, अन्य भाषाओं से भी, अरबी, फारसी, तुर्की, क्योंकि हमारा भारत इनका गुलाम रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग लूटने पाटने आए, डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली आए, इंग्लैंडियन आए, अंग्रेज। बस अंग्रेज थोड़ी बाद तक रहे, ज़्यादा समय तक शासन किया, तो अंग्रेजी शब्द हम ज़्यादा बोलने लगे। और कई शब्द तो ऐसे हैं जो गांव देहात में भी ज़बरदस्त अंग्रेजी बोली जाती है, बस उसका बिगड़ा रूप यूज़ किया जाता है। लालटेन शब्द खूब चलता है, तो मित्रों लालटेन नहीं है वो, रियल में लैंटर्न है। रेलवे में, रेलवे विभाग में जहाँ से लाइन मोड़ी जाती है वहाँ एक लालटेन टाइप का एक देखना आप यंत्र टंगा रहता है। रियल में उस यंत्र को अंग्रेजों ने लैंटर्न कहा। तो वैसे आकार में प्रकाश वाली एक चीज़ बना दी या एक यंत्र बना दिया मित्रों, उसको हम लालटेन बोलने लगे। तो लैंटर्न का लालटेन शब्द खूब चलता है, खूब चल रहा है। अपने यहाँ मित्रों बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी तो लोगों ने देखा कि रेल में चल रही है गाड़ी, तो उसको रेलगाड़ी कहने लगे। रेल, रेल मीन्स वास्तव में पटरी होती है, तो पटरी में जो चलने वाली गाड़ी हुई तो उसको रेलगाड़ी कह दिया। आधा हिंदी ले लिया, आधा अंग्रेजी ले लिया। तो कुछ शब्द ऐसे भी बन गए। बहुत सारे शब्द हैं। अस्पताल देखिए आप, अस्पताल कोई अंग्रेजी शब्द, कोई हिंदी शब्द थोड़ी है, अस्पताल अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी का बिगड़ा रूप है। हॉस्पिटल शब्द का बिगड़ा रूप है अस्पताल, केवल एच हटाया हमने, और एच हटाने के बाद अस्पताल, अस्पताल बन गया।
हॉस्पिटल, मित्रों एच हटाएं तो अस्पताल बनता है, और अस्पताल बन गया, अस्पताल, अस्पताल का अस्पताल यूज होने लगा। अकादमी शब्द है या एकेडमी शब्द है, ये सब ऐसे ही बने हैं। अकादमी नाम का कोई शब्द नहीं है हिंदी में, एकेडमी का बिगड़ा रूप है अकादमी। इस तरह से शब्दों की उत्पत्ति हुई है। मित्रों आज हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए आपको इतना सब बताया शुरुआत में कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे शब्द बने होंगे, और अभी आगे और भी पढ़ना है। कोई भाषा है वो कैसे बनी होगी, जो भाषा विज्ञान है। भाषा विज्ञान पुस्तक किसने लिखी मित्रों? भोलानाथ तिवारी ने लिखी। भोलानाथ तिवारी ये भाषा शास्त्री हैं, खूब प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो भोलानाथ तिवारी जी ने जो भाषा विज्ञान में बताया भाषा की उत्पत्ति के बारे में कि कोई भाषा कैसे बनती है, कैसे बनी होगी, तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि पहले हम कपि थे। कपि आदि मानव बने, कपि से वृक्षों में रहा करते थे, निर्वस्त्र रहा करते थे, फल फूल पत्तियां खाया करते थे, और ये सब जब खा पी के और खे खे खो खो करते रहते थे, ना कोई भाषा थी, ना कोई समाज था, ना कोई औजार थे, ना अस्त्र थे, ना शस्त्र थे, कुछ भी नहीं था। मतलब हमने सब कुछ सीखा, और सब कुछ सीखने में हमें बहुत साल लग गए, और तब हम आज इस सभ्यता में ढल पाए हैं। हम समूह में रहने लगे। समूह में लोग क्यों रहते हैं, या कपि समूह में रहने लगा शुरुआत में, क्यों रहने लगा? सुरक्षा की दृष्टि से। आज भी जानवर, आप यदि चैनल देखते हो टीवी में, डिस्कवरी वगैरह, तो आज भी देखिए कि पशु झुंड में रहते हैं। क्यों झुंड में रहते हैं, क्यों समूह में रहते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से। अगर भैंसों का समूह है तो शेर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता उनका, भैंसे शेर को पछाड़ देते हैं, समूह के कारण, एक संगठन के कारण, एक ग्रुप के कारण। तो वहाँ कपि समूह में रहने लगा, और जब समूह में रहने लगा उसने जानवरों को जब खाना शुरू किया, मांस खाना शुरू किया, धोखे से कहीं जला मांस पा गए। अग्नि कैसे बनी होगी, अग्नि की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? पत्थरों से पत्थर टकराया उन्होंने, चिंगारी छू गई, कहीं सूखे पत्तों में लग गई, अचानक आग जल गई। तो उन्होंने ये समझ लिया कि अरे पत्थर से पत्थर टकराने पर आग हो जाती है, आग बन जाती है। इस तरह से वो आग को सीख गए। धोखे से कहीं भुंजा मांस पा गए, खाया, उसको टेस्टी लगा, उन्हें लगा कि अरे ये भुंजा मांस तो टेस्टी हो सकता है, भूंज के खाया जाए, तो वो भूंज के खाने लगे। पत्थरों को नुकीला करके अस्त्र शस्त्र बनाना शुरू किया। मित्रों हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, वहीं से ये सब उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे जो भोलानाथ तिवारी ने भाषा का बताया, तो उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले व्यक्तियों ने कच्चे मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किए, टेढ़े मेढ़े। उस समय चाक नहीं हुआ था, चाक बाद में आया। चाक से सीधे बर्तन बनने लगे थे। चाक के पहले भी, चाक मतलब जिसमें मित्रों घड़ा बनाते हैं कुम्हार, तो चाक के पहले वो टेढ़े मेढ़े बर्तन बनाते थे, कच्चे बर्तन बनाते थे। जब इनमें ये पानी भरते थे तो वो फूट जाते थे। वो मिट्टी धोखे से कहीं आग में पक गई तो उन्हें लगा कि ये मिट्टी मजबूत हो गई, पका लिया जाए तो इतनी जल्दी नहीं फूटेंगे, तो उन्होंने पकाना शुरू कर दिया। तो ये लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे ग्रुप में रहने लगे, कुछ यहाँ रहने लगे, कुछ यहाँ रहने लगे, कुछ यहाँ रहने लगे, ऐसे ग्रुप में रहने लगे। और उस समय जल के जो स्रोत थे मित्रों वो प्राकृतिक थे, नदी थी, झरने थे, मतलब कुआं, बावड़ी, हैंडपंप, समरसिबल ये नहीं हुआ करते थे उस समय, या तो नदी या तालाब या झरने। तो इन समूहों के बच्चे जब पानी भरने जाते थे इन घड़ों को लेकर, टेढ़े मेढ़े घड़ों को लेकर, तो इनके घड़े आपस में बदल जाते थे। अच्छा, ये लोग चैन सिस्टम में काम करते थे। जैसे कोई झरना है तो सारे बच्चे नीचे झरने में उतरकर पानी नहीं भरते थे, जो बड़े बच्चे होते थे वो यहाँ से उतर के पानी भरते थे, और ये चैन सिस्टम में काम करते थे। ये इसको देता था, ये इसको, सारे घड़े जब भर के यहाँ रख जाते थे तो सभी बच्चे अपने अपने घड़े उठाने के लिए दौड़ते थे। जब दौड़ते थे तो इनके घड़े आपस में बदल जाते थे, ये लोग लड़ जाते थे और खी खो खो करके लड़ मिड़ के खून उन बहा के घर आ जाते थे। तो फिर उनके गार्जियंस ने, या जो ग्रुप में ये रहते थे, बड़े बुजुर्ग थे, इन लोगों ने मीटिंग की कि ऐसा ना हो, इसका क्या हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि हम मटकों में अपने चिन्ह बना सकते हैं। तो मित्रों फिर चिन्ह बनने लगे। चिन्ह किसी ने ऐसा बनाया, किसी ने ऐसा बनाया। आपने इतिहास में देखे भी होंगे, खूब घड़ों बर्तनों में खूब डिजाइन निकली, किसी ने ऐसे ऐसे बना लिया। मित्रों जब ऐसे बन गए तो फिर उन्होंने ये देखा कि अब हमारे घड़े नहीं बदलते थे, क्योंकि जब बदल जाता था तो वो कह देता था खो 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 खो, मतलब कि ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह से।
जब इस तरह से वो कह देते थे तो उनके घड़े अब नहीं बदलते थे। और मित्रों जब नहीं बदलते थे तो उन्हें क्या मिल गया, एक लिपि मिल गई, एक पहचान चिन्ह मिल गए, और इन्हीं पहचान चिन्हों के द्वारा फिर धीरे धीरे वर्ण बन गए, धीरे धीरे वर्ण से शब्द बन गए, शब्द से वाक्य बन गए, वाक्य से भाषा बन गई, और आज हम एक व्यवस्थित भाषा, एक व्यवस्थित समाज में खड़े हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष नहीं किया होगा, करोड़ों वर्ष पहले क्या क्या नहीं सीखा होगा, क्या क्या नहीं बनाया होगा। तो मित्रों यहाँ से भाषा का निर्माण होता है, तब वहाँ से उन्होंने बोलना सीखा। जैसे भाषा विज्ञान में लिखा गया है कि जो अपना पहले आ था वो ऐसा था, सबसे पहला आ, और जब आ ऐसा था कुछ दिनों में ये आकृति उल्टी बनने लगी, कुछ दिनों में ये ऐसी बनने लगी, कुछ दिनों में ऐसी बनने लगी, और कुछ दिनों में ऐसी बनने लगी। मतलब हर वर्ण के लिए भाषा विज्ञान नामक पुस्तक में ये बताया गया कि भाषा की उत्पत्ति, और उन्होंने तो ये तक बताया कि भाषा सिर्फ व्यक्तियों में नहीं होती, भाषा पशुओं में होती है, भाषा कीटों में होती है, भाषा पक्षियों में होती है, पशुओं में, तितलियों में, कीटों में, सभी, मधुमक्खियों में। तो उन्होंने मधुमक्खियों की भाषा को भी समझाया है, उसको नृत्य भाषा कहा है कि मधुमक्खी जब अपने छत्ते के ऊपर मंडराती है, भिनभिनाती है, तो वो सिर्फ भिनभिनाती नहीं है बल्कि वह नृत्य के द्वारा पराग की दिशा और दूरी बताती है। तो ये भी एक भाषा है, क्योंकि भाषा है क्या मित्रों, ये तो भाषा के बारे में पूर्व ज्ञान जो मुझे है मैंने आपको देने का प्रयास किया। अब आते हैं भाषा की परिभाषा में। भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है? तो मित्रों हम अपने भाव जिस माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। अपने भाव जिस माध्यम से हम दूसरों तक पहुंचाते हैं उस माध्यम को ही भाषा कहते हैं, या भाषा भावों को समझने की विषय वस्तु है। यदि हम अपने विचार या भाव सामने वाले तक नहीं भेज पाते हैं तो उस भाषा का कोई मतलब नहीं है मित्रों, क्योंकि भाषा का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि हम अपने विचार या भाव दूसरे तक पहुंचा पाएं। भाषा प्रभावी होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए जो सामने वाले को अच्छा लगे, अच्छा फील करे, और हम अपने भाव बेहतर वहां तक भेज सकें। कई बार मित्रों इंप्रेशन के चक्कर में अपन भाषा का गलत प्रयोग कर बैठते हैं। जब मैं बीएड करने गया तो बीएड कॉलेज में एक मैडम बैठी थी अंदर, वो अंग्रेजी बोल रही थी। अब अंग्रेजी हालांकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा नहीं आती थी, मैं संस्कृत से एमए करके गया था, तो बाहर से मुझे सुनाई दे रहा था कि जो अंदर बैठी मैडम है वो अंग्रेजी बोल रही हैं। तो मेरा भी नंबर आया उनसे मिलने का, तो मैं गया तो तुरंत वो पूछती हैं कि योर नेम, मतलब व्हाट इज़ योर नेम। तो मैंने पहले से प्री प्लान कर रखा था कि मुझे संस्कृत में बात करनी है मैडम से। उन्होंने कहा व्हाट इज़ योर नेम, और मैंने कहा मम नाम मिथिलेशा। तो वो देख के रह गई ऊपर से नीचे तक कि कैसा व्यक्ति है ये, संस्कृत बोल रहा है। जो वहाँ की डायरेक्टर थी उन्होंने मुझे देखा, वो परिचित थी, तो बोले बेटा मिथिलेश। तो मैंने कहा हाँ चाची, चाची बोलते थे उनको। तो मैंने कहा बीएड में आपका कॉलेज मिला है इसलिए। तो बोले ठीक। मतलब उन्होंने संस्कृत सुन के मेरे तरफ देखा, मुझे देखकर वो ये भूल गई और अपना फिर काम करने लगी। फिर से मैडम पूछती हैं कि योर फादर नेम, मैंने कहा मम जन का नाम श्री शिवराम बाबू हरदेनिया। तो मतलब फिर वो चर्चा करने लगी, बेटा समझ में नहीं आता, वो इंग्लिश बोले जा रही है, तुम संस्कृत बोले जा रहे हो। तो मैंने वहाँ यही कहा था सिर्फ कि मैडम भाषा भावों को समझने की विषय वस्तु है। शायद मैं बेहतर विचार या भाव हिंदी में समझ सकता हूँ, और शायद मैडम बेहतरीन हिंदी बोल भी सकती हैं। यदि उनका इंटरेस्ट इंग्लिश में है तो मेरा इंटरेस्ट संस्कृत में है। मैं संस्कृत बोल सकता हूँ, जितनी बात करना चाहें मैं कर सकता हूँ, तो बोलने में क्या दिक्कत है। लेकिन मित्रों वो दोनों स्थितियों में दोनों भाषा गलत थी वहाँ पर, क्योंकि हम हिंदी बहुत बेहतर समझ सकते हैं, हिंदी भाषी देश में रहते हैं, तो कोई इम्प्रेशन की चीज़ नहीं होती कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं या संस्कृत बोल रहे हैं तो बड़ा सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन उसका वर्क क्या है भाषा का? भाषा का वर्क है, भाषा का कार्य क्या है? सिर्फ भावों को भली भांति पहुँचाना। और यदि भावों को भली भांति आप नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं अपने घर से जब चलता हूँ तो कई बार मैं ऐसे कह देता हूँ कि मेरा चलवाणी यंत्र कहाँ है, मतलब मोबाइल कहाँ है मेरा। तो चलवाणी यंत्र जो उठाने वाले हैं वो नहीं समझ पाते हैं, इस का कह रहे हिंदी बोलो, बल्कि हिंदी यही तो बोल रहा है कि चलवाणी यंत्र, और क्या, इससे अब शुद्ध हिंदी क्या है। लेकिन ज़्यादा शुद्ध हिंदी भी नहीं समझ पाएंगे मित्रों आप, क्योंकि हिंदी शुद्ध नहीं है।
हिंदी में खटाई, मिठाई, नमकीन सब मिक्स है, मतलब अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत सभी भाषाओं का मिश्रण है हिंदी। तो इस तरह से भाषा समझ गए, भाषा की आप परिभाषा समझ गए। अब भाषा भी होती है एक, और एक बोली भी होती है। तो भाषा और बोली में क्या अंतर है मित्रों? तो भाषा और बोली में कोई विशेष अंतर नहीं है, सिर्फ इनका जो अंतर है वो विस्तार के कारण है। कोई बोली होती है वो छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, और कोई भाषा है उसका विस्तार हो जाता है। ये मुख्य अंतर है। वही बोली विस्तार पाते पाते आगे भाषा का रूप ले लेती है। जैसे अपनी जो हिंदी है, हिंदी पहले मेरठ या दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की बोली थी, जिसका नाम था खड़ी बोली। लेकिन इस खड़ी बोली का इतना इस्तेमाल हुआ, इतना प्रयोग हुआ कि वो अपना क्षेत्र बढ़ाती गई, और क्षेत्र बढ़ाते बढ़ाते उसने भाषा का रूप ले लिया। और भाषा का रूप कब होता है? जब उसमें साहित्य लेखन होने लगता है। और साहित्य लेखन जब हुआ तो साहित्य जब लोगों के द्वारा पसंद किया गया तो वो भाषा फैलती गई, लोगों के द्वारा वो साहित्य पढ़े गए, उसका प्रचार प्रसार हुआ। इस तरह से किसी भाषा को, मतलब एक बोली ने किसी बोली को आगे चल के भाषा का रूप दे दिया गया। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताएं कि जब खड़ी बोली, भाषा के उस समय 3 रूप प्रचलित थे, आपकी अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। तो अवधी भाषा जो है, अवधी का तो एक पुस्तक ने प्रचार प्रसार कर दिया, केवल रामचरितमानस ने। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई, लेकिन उस रामचरितमानस का इतना प्रचार प्रसार हुआ, इतना हुआ कि लोग अवधी को बोलने लगे, लोग अवधी को समझने लगे। पहले अवधी इतना कोई नहीं जानता था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी साहित्य ने प्रचार प्रसार किया अवधी का तो वो है रामचरितमानस, राम भक्ति ने। और ब्रज का अगर प्रचार प्रसार किया तो वो कृष्ण भक्ति ने किया। कृष्ण भक्ति के जो भी कवि हुए, जो भी लेखक हुए, उन्होंने ब्रज में लिखा और दम से लेखन कार्य किया, और उस लेखन कार्य के कारण लोगों ने उसको पढ़ा, और जब पढ़ा तो उसका प्रचार प्रसार हुआ। और जब किसी बोली का प्रचार प्रसार हो जाता है, साहित्य लेखन होने लगता है, तो फिर वो बोली एक भाषा का रूप ले लेती है। इस तरह से मित्रों, कोई भाषा या कोई बोली भाषा बन जाती है। इस तरह से भाषा की उत्पत्ति हो जाती है। मित्रों, इसके बाद भाषा परिवार होते हैं। भाषा परिवार, अब भाषा परिवार क्या है? इस मित्रों भाषा परिवार को समझने के लिए, जैसे अपने परिवार होते हैं, जैसे अपने परिवार होते हैं, उसी प्रकार से भाषा का भी परिवार होता है। जैसे अपने परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, दादा, नाना, काका, दादी, इसी प्रकार से भाषाओं के भी परिवार होते हैं, उनका भी एक ग्रुप होता है। एक भाषा में कई छोटी छोटी उपभाषाएं समाहित होती हैं। तो पूरे विश्व की यदि बात करें तो पूरे विश्व, अच्छा, किसी परिवार को समझने के लिए निश्चित है कि उसके चेहरे मोहरे, भाषा, बोली, बोलने का तरीका, ये सब एक होता है। आप मुझसे मिलें और मेरे भाई से मिलें तो ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेहरे मोहरे, बोलचाल का तरीका, ये सब सेम होता है, क्योंकि एक परिवार के हैं। जब एक परिवार के होते हैं, जैसे आपके नोट में देखें तो नोट में लगभग 15 या 17 भाषाएं लिखी रहती हैं। उनमें से कुछ भाषाओं को आप पढ़ सकते हैं, करीब 4-5 भाषा ऐसी उसमें लिखी हुई हैं, 5-6 भाषा जिनको आप पढ़ सकते हैं। अगर 15 भाषाएं उसमें लिखी हैं तो 15 भाषाओं में अगर आप 5 को पढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 5 भाषाएं हैं जिनको आप पढ़ पा रहे हो वो एक ही भाषा परिवार की होंगी, क्योंकि आपको जिस भाषा परिवार का ज्ञान है वो भाषा परिवार, उस लिपि को जानने वाले आप हो, इसलिए आप उन भाषाओं को पढ़ पा रहे हो। 10 रुपये, 10 रुपये काणी, इस तरह से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है और आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान है। तो जितनी भाषा को आप पढ़ पा रहे हो वो एक ही परिवार की भाषाएं कहलाएंगी। इस तरह से हम एक परिवार की भाषा को पहचान सकते हैं। मित्रों, भाषा परिवार का और विस्तार कल पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।
सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, MP पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, CPCT से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।